अच्छा, डाइसेक्राइड की हम कर रहे थे टाइप्स। अच्छा, इसके अंदर ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ, क्योंकि हमने देखो मोनोसेक्राइड्स की हमने बात की, तो मोनोसेक्राइड्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सा था? ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था और ग्लाइकोटोज था। तो तीन तरह के हमारे पास मोनोसेक्राइड्स थे जो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं तीनों के डिफरेंटली मिलने से डिफरेंट टाइप ऑफ डाइसेक्राइड्स बनेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले कौन सा है? माल्टोज है। तो अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ अटैच होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच होता है, तो माल्टोज बन जाएगा। लिंकेज कौन सी होगी? 1,4। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च एंड प्रेजेंट नेचुरली इन माल्ट बेवरेजेस। अच्छा, माल्टोज आगे कंटिन्यूसली मिलता है ना, तो वो आगे क्या बना देगा? स्टार्च। तो इन शॉर्ट अगर स्टार्च की बात करेंगे तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर आपस में मिल रहे हैं तो स्टार्च बना देते हैं। और अगर कुछ मिल रहे हैं, एक या दो मिल रहा है, पर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिले, तो वो क्या बन जाएगा? माल्टोज। अच्छा, इट इज a reducing sugar because C1 anomeric carbon is hemiacetal and free to react and attack. So maltose के अंदर C1 कार्बन जो है वो एनोमेरिक है और फ्री होता है और वो रिएक्ट कर सकता है, तो इसके रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इनके पास एक फ्री हाइड्रोजन होता है, अवेलेबल होता है, ताकि और ये उसको डोनेट कर सकते हैं किसी भी दूसरे कार्बन को। ठीक है। तो जब ये डोनेट करते हैं ना दूसरे कार्बन को, ऐसे कार्बन को जिसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो उसको उस कार्बन को एक्सेप्ट करता है, उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, सॉरी, हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं। उस हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट करता है और उसके साथ क्या हो जाता है? बॉन्ड बनता है। तो इस तरह इसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग। The alpha designation refer to the left side glucose unit in which the C1 anomeric carbon is attached to the glycoside bond between the plane of the ring structure. घंटा समझ नहीं आई? इसको स्किप कर दो। ये वो ब्लू से लिखिए, द अल्फा डेजिग्नेशन रेफर टू द लेफ्ट साइड ग्लूकोज यूनिट। सिंपल, वो जो अल्फा है ना, इधर जो हमने ये इधर क्या था? अल्फा 1,4। तो अल्फा के जो लेफ्ट साइड वाला कार्बन है, जो हमने पहले बात की थी, ऊपर भी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो वो C1 था ना, तो उसको अल्फा कह दिया। और उसके बाद C1 है तो 1,4, अल्फा 1,4 लिंकेज बना। ठीक है। लैक्टोज। अच्छा, अगर जैसे हमने बात की ग्लूकोज ग्लूकोज मिला तो माल्टोज बन गया, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलेगा तो क्या बन जाएगा? लैक्टोज बन जाएगा। ठीक है, ग्लैक्टोज से लैक्टोज। ग्लैक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, जब दोनों मिले तो ग्लैक्टोज बन जाएगा। और इसके अंदर लिंकेज कौन सी है? बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेट चेन लिंकेज है बीटा 1,4। इसके अंदर और तरह की लिंकेज है, और ये सिर्फ और सिर्फ मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। और इट्स रिड्यूसिंग, सेम वही बात है, क्योंकि ऊपर वाला भी रिड्यूसिंग था क्योंकि उसके अंदर C1 एनोमेरिक कार्बन था और वो आगे अटैच होने की कैपेबिलिटी रखता था। इस तरह इसमें भी एक C1 कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है, तो ये उसके आगे अटैच होने की कैपेबिलिटी रखता है। थर्ड इज सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर ये है कि जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल रहे हैं, तो वो सुक्रोज बना देंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डेज होगी। और सुक्रोज कहाँ से आ रहा है? कैन और बीट्स। सुक्रोज इज सिंपल, जो जो आपकी जो टेबल शुगर है ना, घर में जो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सुक्रोज होती है। ठीक है। और गन्ने से आ रही है, या बीट शुगर, ये जो चुकंदर होता है, इससे भी निकलती है। ठीक है। तो इसके अंदर कौन होगा? सुक्रोज होगा, जिसके अंदर ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। बॉडी ने एट द एंड ग्लूकोज ही यूज करना है, तो उसने फ्रुक्टोज को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, उसने और भी कुछ सोर्सेज आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसको ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करना है। लेकिन सुक्रोज के अंदर वो क्या कह रहा है कि इसका कोई भी फ्री एंड नहीं होता। तो ये जब फ्री एंड ही नहीं होगा तो ये क्या है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के पास एनोमेरिक कार्बन होते हैं। और अगर हम both glucose and fructose have anomeric carbon, if we consider glucose linkage will be alpha and if we consider fructose the linkage will be beta. तो वो कहते हैं कि दोनों के पास एनोमेरिक कार्बन है, तो जिसके पास एनोमेरिक कार्बन होते हैं ना, उस हिसाब से बात करते हैं कि अल्फा लिंकेज है या बीटा लिंकेज है। अब इसके अंदर कहते हैं कि अगर ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज हमेशा लेफ्ट साइड पे लगा होता है, फ्रुक्टोज राइट साइड। तो ग्लूकोज की तरफ से बात करेंगे तो आएगा अल्फा 1, मतलब 1,2 लिंकेज। ठीक है। और अगर हम बीटा फ्रुक्टोज की साइड से कंसीडर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? बीटा 1,2। लेकिन हम इसको अल्फा कहते हैं, मतलब ऐसे एक रूल बना हुआ है कि ग्लूकोज को प्रेफरेंस दी गई है, तो ग्लूकोज की बेसिस पे हम इसके अंदर लिंकेज जो है उसको हम क्या कह देते हैं? 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा 1,2। क्योंकि ग्लूकोज को हम सिंपली, साइंटिस्ट ने कहा कि इसको प्रेफरेंस देके इसका नाम इस हिसाब से रखा। ठीक है। एक फोर्थ टाइप है जो कि बहुत इतनी कॉमन नहीं है और इतनी कोई डाइट के अंदर भी नहीं है, ऐसी कोई चीजें नहीं है। तो ट्री हेलोज, ट्रेहेलोज, तो ये जो है बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, श्रिम्प, प्लांट, इस तरह की चीजों में प्रेजेंट होती है। ह्यूमन डाइट के अंदर ये कॉमन नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके अंदर ये कि स्टेबलाइजर एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर लॉस। मॉइस्चर लॉस किस चीजों में करना है? मतलब ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर मॉइस्चर को रिटेन करना जरूरी होता है ताकि वो ड्राई ना हो जाए, तो एज अ मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैक्टीरिया यीस्ट फंजाई से बन रहा है, तो डेफिनेटली बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू वो जिस तरह वो कल्चरिंग करवा के उस तरह बनाते हैं। ठीक है। इसको उस तरह से बनाया, तो ये टेक्निकली कमर्शियल एक चीज है और इसके बहुत सारे कमर्शियली बेनिफिट्स हैं, जिसके अंदर ये है कि
मॉइस्चर लॉस से बचाता है बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर। जेली टाइप जिसका प्रोडक्ट होता है उनके मॉइस्चर लॉस से बचाता है। उसके अलावा एडिटिव है कि फ्लेवर इनहेंसर हो सकता है, कलर इनहेंसर हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज एडिटिव है, बस ऐड करना होता है इसके। ठीक है। इट डाइजेस्ट स्लोली एंड हैज लो जीआई रिस्पॉन्स। जीआई इज बेसिकली ग्लिसमिक इंडेक्स, ये हमने बात कर ली है कि ये ग्लूकोज लेवल को बहुत स्लोली जो है ना वो इंक्रीज करता है, और स्लोली डाइजेस्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल है इसको खाने की वजह से वो आहिस्ता से जो है ना इंक्रीज करेगा। इट हैज बीन ग्रांटेड जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ ग्रास, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ बाय यूएसडीए। यूएसडीए ना एक अथॉरिटी है जो कि इस तरह मेडिसिन को या इस तरह फूड्स को जो लेबल करती है कि ये सेफ है नहीं है। तो जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ का मतलब ये होता है कि अगर नॉर्मल कॉमन पॉपुलेशन इसका इस्तेमाल करती है विदाउट एनी ओवर यूज, तो ये क्या है, ये सेफ है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और इसके अंदर कौन सी लिंकेज है, वन वन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऊपर जो है सुक्रोज है उसके अंदर वन टू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान। लैक्टोज के अंदर वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान। ग्लूकोज सब में कॉमन है और बाकी डिफरेंट है। उसके अंदर वन फोर लिंकेज है ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान। नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, साइड इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, वो दी हुई थी कि सिरप्स, लिक्विड शुगर, सिरप्स जो होते हैं ये लिक्विड शुगर होते हैं, मतलब शीरा जिसे कहते हैं। तो वो सीन है उसके अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर ऐसी हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। और कुछ नेचुरली कुछ बनाई जाती हैं, जैसे विस्कस शुगर ऑफ विस्कस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, पानी के अंदर चीनी डाली। और क्वेश्चन है कोई? और नहीं नहीं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिस्पांस नहीं होता बच्चे, ग्लिसमिक इंडेक्स होता है। ग्लिसमिक इंडेक्स मतलब कोई फूड कितनी जल्दी और कितनी यानी कि तेजी से जो है ना वो उस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ सिरप। सोर्सेज ऑफ सिरप के अंदर ये है कि सबसे पहले तो ये नेचुरली आ रहे हैं, जिस तरह हनी है वो एक लिक्विड शुगर है। उसके अलावा और मेड बाय रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट ऑफ नेचुरल जूसेस। कोई जूसेस हैं, फ्रूट जूसेस हैं या इस तरह की कोई चीज है, उनको हम उसके वाटर कंटेंट को हम कम कर दें। वाटर कंटेंट को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली शुगर क्या है, कंसंट्रेट कर गई। जब शुगर कंसंट्रेट कर रही तो इसका मतलब ये है कि वो सिरप बन गया। इसके अलावा मेड कमर्शियली यूजिंग एंजाइमेटिक प्रोसेस कॉर्न सिरप, कॉर्न के ऊपर जो है ये छल्ली है, इसके दानों के ऊपर क्या करते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू, इसके थ्रू इससे जो है ना वो शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसको भी क्या होते हैं, सिरप कह देते हैं। A syrup may contain compound other than sugar to get some flavor, appearance and functional properties। और इसके अलावा इसके अदर फंक्शन ये है कि सिंपली एनर्जी या शुगर मीठा करने के लिए, फ्लेवर, कोई अपीयरेंस, अगर कलर्ड जिसमें सिरप होते हैं तो अपीयरेंस और फंक्शनल प्रॉपर्टीज भी इसकी हो सकती है। आगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिरप की बातें की गई हैं, मुझे सिर्फ आपने 1 मिनट में कंफर्म करके बताना है कि क्या सर ने इसके मुतालिक कुछ बताया। अगर नहीं बताया तो हम स्किप करते हैं, बाद में पढ़ लेने, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी बताना है कि ये शुगर सिरप के मुतालिक कोई बात क्लास में हुई हो, कोई बंदा जाग रहा हो तो। मुझे लग रहा है अभी भी ना सोए हो। नहीं बताया, ओके बेस्ट है, इसको स्किप करते हैं इसको, मतलब ये इसके अंदर रट्टे वाली चीजें मैं नहीं जा रहा, मैं आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, और 11:30 बजे फोर्थ वालों की मीटिंग लग जाए। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ चलते हैं। और डाइसेक्राइड की हमने बात की थी, डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड ही के आगे टाइप है, बट ओलिगोसेक्राइड के और बहुत सारी आगे टाइप्स होती हैं, मतलब ट्राई ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड। तो डाइसेक्राइड उनके अंदर सिंपलेस्ट है, तो इस वजह से हमने उनको सिंपल कार्ब्स में कंसीडर किया। अब हम अगलों की बात करते हैं, तो कम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की, और दूसरा किसकी बात करेंगे, पॉलीसेक्राइड्स की बात करेंगे। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये है कि पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मर्स का मतलब होता है कि अटैच हो गए यूनिट्स। ठीक है। ऑफ सेक्राइड यूनिट लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बहुत सारे जो है वो मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में मिलेंगे तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के थ्रू, तो वो आप अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के अंदर 3 से 10 सेक्राइड यूनिट्स में गए, अब यहाँ पे उसने 3 से 10 किए हैं। 3 से 10 इसलिए बोला है कि 2 वाले तो हमने वैसे ही अलग कर दिए ओलिगो डाइसेक्राइड के कैटेगरी के, तो आप डाइसेक्राइड को अलग कर देते हो, और जो बचे हुए लिगोसेक्राइड आप उसको 3 से लेके 10 सेक्राइड यूनिट तक उसको लेके चलते हो। और पॉलीसेक्राइड अगर 10 से ऊपर यूनिट जाएंगे तो उसे हम यूनिट से मुराद जाएंगे, अगर 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिले हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड के अंदर आएगा। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डाइसेक्राइड है, 10 तक ओलिगोसेक्राइड है, और 10 से ऊपर जाते हैं, थाउजेंड मॉलिक्यूल अगर मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे।
ओलिगोसैकेराइड के अंदर डिफरेंट उसने एग्जांपल दी हुई है, रेफिनोज, स्टैचियोज एंड बर्बेस्कोज आर कॉमन फूड ओलिगोज कंसिस्टिंग ऑफ 3 4 5 सैकेराइड रिस्पेक्टिवली। रेफिनोज के अंदर 3 कार्बन होंगे, स्टैचियोज के अंदर 4 कार्बन होंगे और 4 कार्बन 4 मोनोसैकेराइड यूनिट, सॉरी आई गेट जस्ट गॉट कंफ्यूज। और अगर बर्बेस्कोज होगा तो उसके अंदर 5 सैकेराइड्स के यूनिट। प्रॉपर्टीज के अंदर ये है कि ये डाइजेस्टेबल नहीं है बट ओनली फर्मेंटेबल बाय ह्यूमन बैक्टीरिया। तो ये जो जितने भी है ना रेफिनो, स्टैचियोज और बर्बेस्कोस, ये जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं है कि वो इनको डाइजेस्ट कर सकें। तो होता क्या है कि जो चीज हमारे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो सिंपली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन में जाती है। वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, वो उस बेनिफिशियल बैक्टीरिया को, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो इन जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए इनसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट हमारे लिए भी रिक्वायरमेंट, हमारी यानी कि ना बॉडी के लिए एक फंक्शनल फूड्स की तरह जो है वो काम कर रहे हैं और बहुत सारे उनके बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, वो जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनते हैं वो आगे प्रोटीन और लिपिड्स के साथ अटैच होकर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर करते हैं और बहुत सारे सेल फंक्शंस को मॉड्यूलेट मॉड्यूलेट से मुराद ये है कि रेगुलेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डेक्स्ट्रिन के मुतालिक दी गई थी। इट कैन बी ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बेस्ड ऑन चेन लेंथ। डेक्स्ट्रिन क्या है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर वो 10 यूनिट तक अटैच कर रहे हैं तो डेक्स्ट्रिन कह देंगे। मतलब डेक्स्ट्रिन उसको उसको क्या नहीं है, डेक्स्ट्रिन के अंदर सिर्फ ग्लूकोज होता है। डेक्स्ट्रिन एक मेडिसिन भी है, यानी कि जिसको ग्लूकोज की बोतल लगती है ना, उसको हम डेक्स्ट्रिन ही कहते हैं। ओके। सो आगे अब सीन ये है कि सॉरी, डेक्स्ट्रिन के अंदर ये है कि अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 10 तक अटैच हो रहे हैं तो ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा, और अगर 10 से ऊपर जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, हम उसको क्या कंसीडर कर लेंगे, वो पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, चेन लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इट कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड नॉट प्रेजेंट नेचुरली इन फूड। डेक्स्ट्रिन नेचुरली फूड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये कमर्शियली बनाया जाता है। और इसके अंदर ये है कि शॉर्ट चेन डेक्स्ट्रिन 3 से 20 ग्लूकोज यूनिट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल पर्पसेज हैं। उसके अलावा अगर ड्रिप लगानी है ग्लूकोज की तो उसके अंदर भी डेक्स्ट्रिन होगा। कमर्शियल यूज क्या है कि मेल्टोडेक्स्ट्रिन, कॉर्न सिरप सॉलिड और हाइड्रोलाइज्ड कॉर्न स्टार्च इज यूज। जो कॉर्न है ना, उससे जब स्टार्च निकालते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो, जब स्टार्च या इस तरह के ग्लूकोज यूनिट का मिला जुला कुछ निकालते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टोडेक्स्ट्रिन, जो कमर्शियली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे उसके पर्पज लिखे हुए, थिकनिंग एजेंट है, इनहिबिशन ऑफ शुगर क्रिस्टलाइजेशन इन कन्फेक्शन। कन्फेक्शन से मुराद ये है, ये जो कन्फेक्शनरी बेसिकली लिखना था यहाँ पे, कन्फेक्शनरी से मुराद ये है कि जो बेकरी आइटम होती हैं, या ये जेलीज हो गई या कस्टर्ड्स हो गया, बने बनाए बेकरी की इस तरह की, तो उसके अंदर शुगर को क्रिस्टलाइज, या ये जूसेस जिस तरह होते हैं, तो जैम हो गए, इसके अंदर जो है वो क्रिस्टलाइजेशन से जाती है कि चीनी के वो, मतलब क्योंकि शुगर की एबिलिटी है, चीनी को जब भी आप पिघलाओगे उसके बाद दोबारा उसको रखोगे तो वो दोबारा से क्रिस्टल बन जाएगी और वो उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और उसकी और स्ट्रक्चरिंग हो जाती है। ठीक है। तो जब हम इस तरह कॉर्न सिरप से या कॉर्न से जब हम निकालते हैं डेक्स्ट्रिन को, तो ये इनहिबिशन ऑफ शुगर क्रिस्टलाइजेशन, ये वापस से क्रिस्टल नहीं शुगर को बनने देता। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जूस के अंदर ये इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल किया, डेक्स्ट्रिन का इस्तेमाल किया है, तो वो दोबारा से हार्ड नहीं होगा, वो शुगर मतलब लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो ये इसका सिंपल मतलब होता है। फैट रिप्लेसर है, क्रिस्पिंग एजेंट इन फूड बैटर्स, मतलब हार्डनिंग, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है तो क्रिस्पिंग एजेंट हो जाएगा। और कोटिंग्स वगैरह में एनर्जी सोर्स इन एंटायरल न्यूट्रिशन। एंटायरल न्यूट्रिशन होता है ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग मतलब जो नाक के जरिए ट्यूब डाली जाती है तो उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रिन की फॉर्म में दिया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ड्रिप्स वगैरह लगी होती हैं। इन्फेंट फार्मूलाज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, स्पोर्ट्स ड्रिंक के अंदर, ताकि इंस्टेंट जो है वो एनर्जी दी जा सके। An exception is wheat dextrin used as dietary supplement which contain non-digestible beta 1, 2 and beta 1, 3 glycoside because of non-digestible amount wheat dextrin is considered as soluble fiber। वो हमने ऊपर क्या बात की थी कि नेचुरली ये नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है कि व्हीट के अंदर थोड़ा सा डेक्स्ट्रिन होता है तो उसको डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन ये इनसॉलेबल है। इनसॉलेबल का क्या फायदा होता है, बेसिकली जब हम इनसॉलेबल चीज खाते हैं तो ये हमारे इस स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर बल्क बना के रखता है। बल्क से मुराद ये कि यहाँ पर भारी भारी रहेगा, भारी भारी रहेगा, हम कम खाएंगे, ओबेसिटी नहीं होगी। उसके अलावा बहुत सारी जो अदर न्यूट्रिएंट्स होंगे लाइक ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, उसको बाइंड भी कर लेगा, उसको पकड़ के रखेगा इंटेस्टाइन के अंदर ही और ऐसे ही एक्सक्रीट करवा देगा। इसकी वजह से बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स जो है, ये जो बहुत ज्यादा एक्सेस में क्या है, एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो मोटापा नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई नहीं होगा, तो इस तरह ये बेनिफिट्स देते हैं। तो ये थे हमारे ओलिगोसैकेराइड्स। आगे हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स।
पॉलीसेकेराइड के अंदर आता है कि द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट में बी रिप्लेस्ड रिपीटेड मेनी टाइम, मतलब बहुत सारे यूनिट मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड फ्यू थाउजेंड से लेके 50,000 यूनिट अगर आपस में मिल रहे हैं तो इसका हम क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड होगा। दो टाइप्स हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर सिंगल सिंगल टाइप ऑफ शुगर, और ये नेचुरली होते हैं, लाइक ग्लूकोज स्टार्च है ना, उसके अंदर ग्लूकोज ही ग्लूकोज, ग्लूकोज ही ग्लूकोज, ग्लूकोज ही ग्लूकोज, ग्लाइकोजन है ग्लूकोज ही ग्लूकोज, सारा ग्लूकोज है। और 10,000 यूनिट है तो 10,000 के 10,000 यूनिट किसके होंगे, ग्लूकोज के होंगे। इस तरह सेलुलोज है उसके अंदर भी सारा ग्लूकोज, सिर्फ लिंकेज का फर्क। ठीक है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या होता है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज आपस में मिलकर कोई अजीब तरह का कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है। वो भी नेचुरली एग्जिस्ट कम करते हैं, लेकिन जो होमोपॉलीसेकेराइड है ये नेचुरली एग्जिस्ट ज्यादा करते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, पॉलीसेकेराइड चेन हैव वन एंड एज फ्री रिएक्टिंग साइट दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर। पॉलीसेकेराइड के ऊपर भी एक फ्री चेन होती है। लास्ट टाइम लास्ट टाइम मैंने ये कहा है कि होमोपॉलीसेकेराइड जो है वो नेचुरल फूड्स के अंदर, मतलब नेचुरली होमोपॉलीसेकेराइड, जो दुनिया है, जो जो कुदरत है वो हमेशा अ, एक जैसी चीजों को पसंद करती है, इत्तेफाक को पसंद करती है, इसलिए होमोपॉलीसेकेराइड ज्यादा है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड कम। यही लाइन पूछ रहे थे ना। हाँ, डेक्स्ट्रिन वीट वाला, वो कितना ऊपर चला गया लास्ट लाइन ना। वीट डेक्स्ट्रिन को हम सॉल्युबल फाइबर कंसीडर करते हैं। सॉल्युबल फाइबर से मुराद ये है कि वो, इसका मतलब ये नहीं एब्जॉर्ब हो जाता है, वो क्या करता है, सॉल्युबल का मतलब ये है कि वो, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, जो सॉल्युबल फाइबर होता है उसके अंदर ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल और जो ग्लूकोज है, इस तरह की जो चीजें हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, उन चीजों को बाइंड कर लेता है। जब बाइंड कर लेगा तो उसका क्या फायदा होगा कि बाइंड करके वो उन चीजों को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। जब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इस तरह बॉडी को नहीं जाएगा, तो बॉडी में नहीं जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी का ग्लूकोज लेवल नहीं राइज करेगा, डायबिटीज नहीं हो सकती, कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज नहीं करेगा, तो कोलेस्ट्रोलीमिया वगैरह इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है। ओके। पॉलीसेकेराइड चेन है, जिस तरह हमने मोनोसेकेराइड के अंदर बात की थी कि वो रिड्यूसिंग होते हैं, इस तरह पॉलीसेकेराइड भी रिड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि इनके पास एक फ्री रिएक्टिंग साइट होती है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर सकते हैं, इसीलिए इसके अंदर बहुत सारी लॉन्ग चेन होती है। ठीक है। जो भी अगला कंपाउंड लग रहा है उसके आगे फ्री एंड पड़ा हुआ है, तो वो अगले को साथ साथ मिलाता जाए। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं कि डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम अपनी फंक्शनिंग के अंदर डिफर करते हैं, अपनी फंक्शनिंग के अंदर यूनिक है। कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो स्ट्रेट चेन को तोड़ेंगे, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो कि ब्रांच चेन को तोड़ेंगे। अल्फा माइलेज है, वो सेंटर से तोड़ेगा, मतलब बहुत, अगर 10 यूनिट, फर्ज कर लो 50 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड, 50 यूनिट ऑफ ग्लूकोज लगे हुए हैं, तो जो अल्फा माइलेज है वो क्या करेगा, सबसे पहले चेन को सेंटर 25 नंबर कार्बन से तोड़ेगा, फिर 25 का बन गया, फिर 12 या 13 नंबर जिस तरह भी है तो उसको तोड़ेगा। ठीक है। इस तरह सेंटर से वो हमेशा उसको तोड़ेगा। जबकि ग्लूकोमाइलेज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग टर्मिनल एंड, वो एंड जिसके ऊपर नॉन रिड्यूसिंग लगा हुआ है, नॉन रिड्यूसिंग में है कि उसकी तरफ कोई फ्री रिएक्टिव स्पीशी नहीं पड़ी हुई, या उसके ऊपर कोई फ्री रिएक्टिव एंड नहीं है कि वो रिएक्शन कर सके, तो वो उस तरफ से एक एक करके कार्बन को तोड़ना शुरू करेगा। डिफरेंस पता लग गया। अल्फा माइलेज हमेशा चेन को दरमियान से तोड़ेगा, आधे एक तरफ आधे एक तरफ, जबकि जो ग्लूकोमाइलेज है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड की तरफ से एक एक ग्लूकोज या एक एक मोनोसेकेराइड का यूनिट जो है वो उसको तोड़ता रहेगा। कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ डेक्स्ट्रीन, अगर डेक्स्ट्रीन को हमने प्रोड्यूस करना है, कंट्रोल प्रोडक्शन, तो हम क्या करेंगे, अब स्टार्च से प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्टार्च को हमने बहुत ज्यादा नहीं तोड़ना कि सारा ग्लूकोज में बन जाए, हमने स्टार्च को इस तरह तोड़ना है कि उसके अंदर छोटी छोटी चेंज बन जाए, छोटे छोटे चेन वाले स्ट्रक्चर बन जाए। तो उसके लिए है कि उसको कंट्रोल करके, तो ईच टाइम अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज हाइड्रोलाइज्ड अ हेमी एसिटल एट द एनोमेरिक कार्बन इज क्रिएटेड। हेमी एसिटल से मुराद है कि वो उसको स्टेबल होने के लिए वहां जहां से भी हम तोड़ेंगे वहां पे वो अपने स्टेबिलिटी को लेने के लिए हेमी एसिटल, यानी कि वहां से OH ले लेगा, उससे वाटर, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस ब्रेक डाउन थ्रू वाटर, तो वहां से वो लेगा और हेमी एसिटल यानी कि एल्डोज ग्रुप अपना लगा देगा एनोमेरिक कार्बन के ऊपर। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर डिटरमाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस डेक्स्ट्रिन एंड स्मॉलर सैकराइड्स। तो वो कहते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर का एक स्पेसिफिक कलर होगा या कोई स्पेसिफिक शेप होगी, कोई भी उसका एक क्राइटेरिया रखा होगा, जिससे हमें क्या होगा, अंदाजा हो जाएगा कि
अच्छा इतनी इतना ये टूट चुका है, अब हमने मजीद रिएक्शन करना है नहीं करना, या इतना डेक्सट्रिन आ गया, तो इस तरह कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है। एक डेक्सट्रोज टेस्ट होता है जिससे पता करता है कि हाइड्रोलाइसिस कितनी हुई है। टिपिकल वैल्यू इसकी 3 से 20 के दरमियान होती है। ये टेस्टिंग की वैल्यू है, ये ना आप लोगों को करवाई है ना आप लोगों ने करनी है। अगर DE 0 है तो इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस अभी तक नहीं हुई। अगर 100 है तो इसका मतलब तमाम हाइड्रोलाइज तमाम ग्लाइकोसाइड बॉन्ड टूट चुके हैं। अगर 100 होगी इसका मतलब है अब डेक्स्ट्रिन नहीं रहा, अब सारा ग्लूकोज ग्लूकोज हो गया। ठीक है। आगे है स्टार्च। स्टार्च एक टाइप है पॉलीसेकेराइड्स की। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये है कि ये सबसे कॉमन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड है इन प्लांट इज स्टार्च। ये डाइजेस्टेबल है, ह्यूमन इसको इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा इसके अंदर दो तरह की जो है ना वो स्टार्च है, एक अमाइलोज है एक अमाइलोपेक्टिन है। अगर सारे ग्लूकोज के यूनिट सिंगल एक ही चेन में, मतलब स्ट्रेट लाइन चेन के अंदर अगर वो अटैच हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो अमाइलोज हो जाएंगे। और अगर उसके अंदर ब्रांच चेन है, लाइक फर्ज कर लो, अच्छा ऊपर से तब ऊपर जाना पड़ेगा छोड़कर, एक यहाँ पे करके ग्लूकोज लगा हुआ है, यहाँ पे करके एक ग्लूकोज है। ठीक है। और स्ट्रेट चेन लगा के फिर एक और ग्लूकोज आ गया, फिर स्ट्रेट चेन लगी, फिर है ये है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर ये इस तरह अटैच कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या स्ट्रेट चेन बन गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या था, ये हो जाएगा अमाइलोज सिंगल चेन अल्फा 1 4, एक का कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 4, ये आपस में क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है अगर अमाइलोपेक्टिन है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अल्फा 1 4 भी होगा और अल्फा 1 6 भी होगा। अब 1 4 और 1 6 के अंदर मैं बताता हूँ, इस तरह लगे हो ना, एक का 1 एक का 4 इस तरह अटैच है। ठीक है। लेकिन ब्रांच भी लगी होगी। अब इसका 1 और इसका जो है वो, इसका 1 और इसका 6, एक इस तरह लगा होगा, यहाँ पर 1 6 लिंकेज बने, पता नहीं इस साइड पे बनती है इस साइड। हाँ इसका 6 नंबर और इसका जो है वो कार्बन नंबर 1 इस तरह अटैच करेगा ये इस साइड से। ठीक है। इस तरह, तो ये जो है ये 1 6 लिंकेज है और ये वाली कौन सी लिंकेज है, 1 4 लिंकेज। ठीक है। तो इस तरह जो है, अब इसके अंदर सारा अगर ये सिंगल चेन है, सारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा होगा अमाइलोज। और अगर उसके अंदर ब्रांच चेन स्ट्रक्चरिंग भी आएगी तो वो हमारा क्या होगा, अमाइलोपेक्टिन। इन वाटर अमाइलोज चेन अडॉप्ट अ हेलिकल कन्फर्मेशन। ये बंद कहाँ से होगा? हाँ ठीक। बोथ पॉलीमर ऑफ इन वाटर अमाइलोज चेन अडॉप्ट अ हेलिकल फॉर्मेशन। हेलिकल फॉर्मेशन क्या होता है कि जब अमाइलोज की जो सिंगल स्ट्रेट चेन होती है ना, तो वो आपस में जिस तरह सीढ़ी बनती है ना, DNA का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो वो इस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाती है, मतलब राउंडेड हो जाती है। बोथ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों के अंदर जो है ना, दोनों के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अमाइलोज के अंदर भी अमाइलोपेक्टिन के अंदर। दोनों जो है वो सीरियल्स के अंदर भी हैं, पोटैटोज लेग्यूम्स और अदर वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट है। जो अमाइलोज है ये फूड्स के अंदर 15 to 20% अमाइलोज होता है, जबकि 80 to 85% जो है वो स्टार्च अगर है तो वो अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। जो ऊपर हमने बात की स्टार्च, वो प्लांट के अंदर, मतलब मेनली प्लांट के अंदर जो अगर स्टार्च स्टोर होगी, पॉलीसेकेराइड स्टोर होंगे तो वो स्टार्च होंगे। और अगर ग्लाइकोजन है, अगर एनिमल्स के अंदर पॉलीसेकेराइड स्टोर हैं तो वो किस फॉर्म में हो रहे हैं, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होंगे। लिवर के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर ये स्टोर होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये लिवर और स्केलेटल मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर आप गोश्त खा रहे हो, आप कोई एनिमल या कोई ऐसा आपने कुर्बानी की है या गोश्त खा रहे हो, उसके अंदर ग्लाइकोजन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप उसको ज़िबा कर देते हो तो गोश्त डेड हो गया। जब डेड हो गया तो उसके अंदर जितना भी ग्लाइकोजन है वो लैक्टोज या लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जो गोश्त आप खा रहे हो उसके अंदर लैक्टिक एसिड है, उसके अंदर ग्लाइकोजन नहीं है। जब तक वो लाइव है, जिंदा है, तब तक उसके स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन है। Its structure is similar to amylopectin but is more branched. It contains unit of glucose that keep on removing from non-reducing end on hydrolysis. तो वही बात कर रहा है कि अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है, लेकिन ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग ज्यादा हुई होती है। उसके अंदर ये ब्रांचिंग से क्या मुराद है कि 1 6 लिंकेज, इसके अंदर थोड़ी 1 6 लिंकेजेस होंगी, इसके अंदर बहुत ज्यादा 1 6 लिंकेजेस होंगी। और ये हाइड्रोलाइज होता रहता है, टूटता रहता है फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग एंड। ऊपर भी हमने एक जगह बात की थी कि नॉन रिड्यूसिंग एंड की साइड से जो है वो, ये जिस तरह रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात की थी, पॉलीसेकेराइड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड की साइड से टूटते हैं। नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल का एक पार्ट है, इसके अंदर बीटा 1 4 लिंकेज होती है। और ह्यूमन के पास ऐसे एंजाइम नहीं होते
तो इसको तोड़ सकें। तो अगर हम सेलुलोज इस्तेमाल करते हैं या खा लेते हैं या धागा खा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होंगे वो उसको फर्मेंट करेंगे, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल आज ये एक फाइल भी नहीं होगी हमारा, दो नंबर पेज में, और हमारी कितनी फाइलें हैं, सफा नंबर 7। चलो क्या कर सकते हैं, आज यही पूरा हो जाए बड़ी बात। डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के अंदर ये है कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है, एंटीरियर साइड से। OH ग्रुप नीचे होगा, अल्फा मीन और बीटा के ऊपर होगा। नहीं नहीं, हमने ऊपर बात की थी उसके ऊपर, मतलब हाँ बात, अल्टीमेटली बात तो यही बन जानी है कि वो एक के अंदर OH ऊपर था जो था हमारा एल्डोज, उसका OH था नीचे और उसका था ऊपर, तो इस तरह करके कुछ था। तो अगर नीचे है ग्रुप तो वो अल्फा आएगा, और बीटा, हमने पीछे बात की ना वही कीटोन्स की और उसकी एल्डोज की, तो वही कॉन्सेप्ट है। कीटोन के अंदर OH ऊपर था, एल्डोज के अंदर OH नीचे था। जो नीचे वाला जिसके अंदर OH था वो अल्फा आ जाएगा, जिसके अंदर OH एनोमेरिक कार्बन के ऊपर ऊपर वाली साइड पे है तो वो क्या आ जाएगा, बीटा लिंकेज आएगी। ओके, सो इंटीरियर साइड्स हमारे स्टमक, इसके इंटेस्टाइन के सेल होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली जो पॉलीसेक्राइड्स हैं या डाइसेक्राइड हैं, ये जब तक मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो अब होता क्या है कि सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम खाना खा लेते हैं तो डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अल्फा अमाइलेज कहलाते हैं। अल्फा अमाइलेज जो है वो वन अल्फा 1,4 बॉन्ड्स, सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज को तोड़ सकते हैं, अमाइलोज की भी अमाइलोपेक्टिन की भी। तो इससे क्या होगा कि अगर अमाइलोज है वो तो सारा ग्लूकोज ग्लूकोज हो जाएगा ना, वो कुछ चेंज उसकी बन जाएंगी। लेकिन अगर अमाइलोपेक्टिन है तो उसके केस में क्या बन जाएगा, फिर वो सिर्फ 1,4 तोड़ देगा, 1,6 जो है वो वैसे की वैसे रहेंगे। ठीक है। तो उसके अलावा मतलब ये एक जनरल बात है, उसके आगे लिखा हुआ कि अल्फा अमाइलेज किस किस चीज को नहीं तोड़ सकता, सेलुलोज की बीटा 1,4 को, लैक्टोज की बीटा 1,4 को, सुक्रोज की अल्फा 1,2 को, और ब्रांचिंग पॉइंट अमाइलोपेक्टिन के जो ब्रांचिंग पॉइंट है 1,6 अल्फा, इन चीजों को जो है वो अमाइलेज नहीं तोड़ सकता, अल्फा अमाइलेज जो कि माउथ के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि माउथ के अंदर सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज टूट रही है, उसके अलावा जितनी भी लिंकेजेस हैं वो अल्टीमेटली अगले स्टेप्स पे चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टमक आ जाता है। स्टमक के अंदर जो है वो अब अल्फा अमाइलेज, सेलिवरी अल्फा अमाइलेज से मुराद ये है कि मुंह वाला सलाइवा कहते हैं थूक को, तो वो वाला जो अल्फा अमाइलेज जो अपना स्टमक तक साथ आता है ना, उसके साथ लग गया तो वो अपना कंटिन्यू रखता है अपना एक्शन तब तक। जैसे ही स्टमक में आता है तो आगे गैस्ट्रिक एसिड पेनिट्रेट करता है फूड को और उसकी पीएच को कम कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। अब अल्फा अमाइलेज फूड के साथ लग के स्टमक तक आया, स्टमक में एसिड था, एसिड की पीएच डाउन कर दी, पीएच डाउन होने की वजह से क्या हुआ, पीएच डाउन होने की वजह से आगे एंजाइम क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो अल्फा अमाइलेज आगे काम नहीं करता। अगर डिड्यूनम और ड्यूजिनम आ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। यहाँ पर पेंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज आ गया, पहले एक अल्फा अमाइलेज से जान छूटी थी, अब दूसरा आ गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज जो मजीद जो रह गई है थोड़ी सी उनको भी तोड़ देगा। उससे क्या बनेगा, माल्टोज। माल्टोज से क्या मुराद है कि ये अब छोटे ग्लूकोज, दो दो ग्लूकोज के यूनिट बन गए। ठीक है, माल्टोज 2 ग्लूकोज यूनिट का था ना, तो इस तरह छोटी चेंज में कन्वर्ट कर देगा। माल्ट्राइओज जिसके अंदर 3 ग्लूकोज यूनिट होगा। तो इन शॉर्ट ग्लूकोज की छोटी छोटी चेंज बना दे। ठीक है, और लिमिट डेक्स्ट्रिन ब्रांच रेमिनेंट्स ऑफ अमाइलोपेक्टिन कंटेनिंग द अल्फा 1,6 बॉन्ड, और लिमिट डेक्स्ट्रिन से मुराद ये है कि वो 1,6 जो है वो यहाँ भी नहीं टूटे। पेंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट एलिवेट द पीएच टू लेवल फेवरेबल फॉर एंजाइमेटिक। अब वो कह रहे हैं कि एसिड तो अब फिर फूड के साथ आ रहा है, तो फिर अल्फा माइलेज जो पेंक्रियाज कौन से हैं, हमारे जो लिवर के साथ लगा होता है पेंक्रियाज, और ये अपनी जो सिक्रीशन है वो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने कैसे काम कर लिया, उसकी वजह यह है कि पेंक्रियाज जब अल्फा अमाइलेज को रिलीज करते हैं साथ ही बाइकार्बोनेट्स को भी रिलीज करते हैं। जो बाइकार्बोनेट है ये बेसिक होता है, अल्कलाइन इन नेचर है, तो ये उस पीएच को नॉर्मल कर देगा और एंजाइम फंक्शनिंग के हिसाब से लेके आएगा। ठीक है, तो एंजाइम फंक्शनिंग फिर वहां पे दोबारा स्टार्ट हो जाएगी और फिर पेंक्रियाटिक अल्फा माइलेज जो है वो ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर काम करेगा।
एंड में इंटीरियर साइड ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर से मुराद ये है कि जो इंटीरियर साइड के सेल्स हैं, ठीक है। ब्रश बॉर्डर से मुराद ये है कि इंटेस्टाइन के अंदर ना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लाइक इस तरह वो नहीं होते, ब्रश बना होता है इस तरह, ठीक है। ताकि ये अब देखो इस तरह सरफेस एरिया, ये सारा सरफेस एरिया बढ़ गया ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की जा सके। अगर ये स्ट्रक्चर सीधा होता तो हमारे पास सिर्फ सरफेस एरिया की ये साइड है, और यही मैं इस तरह कर दूं तो काफी सारा कम एरिया में बहुत सारी जगह, ये भी सारी सरफेस एरिया, ये भी सारा इस तरह जो है वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकती है उन सारी चीजों, ठीक है। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब इंटीरियर साइड्स के अंदर क्या है कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज, हाइड्रोलाइज माल्टोज एंड माल्टोट्राइओ। अब इंटीरियर साइड्स यानी कि इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर, उसके ब्रश बॉर्डर के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोसाइडेज, जो कि उन मजीद छोटी चेन जो माल्टेज थे या माल्टोज था, ठीक है, छोटे छोटे दो दो यूनिट से, तीन तीन यूनिट से माल्टोट्राइओस ग्लूकोज के दो दो तीन तीन यूनिट को, इनको मजीद तोड़ेंगे, सिंगल ग्लूकोज में ले आएंगे। दूसरा है अल्फा लिमिट डेक्सट्रीनेज, ये एक और एंजाइम है, इसको आइसोमाल्टेज कहेंगे। ये डेक्सट्रीन को तोड़ेगा। लिमिट हाइड्रोलाइज लिमिट डेक्सट्रीन, लिमिट डेक्सट्रीन जो है वो किसने बनाए थे, वो बने थे ये पैंक्रियाटिक अल्फा माइलेज की वजह से लिमिट डेक्सट्रीन बने थे। तो अब जो लिमिट डेक्सट्रीन होंगे, इनको मजीद कौन तोड़ेगा, अल्फा लिमिट डेक्सट्रीनेज। तो वही डेक्सट्रीन तक लिख के आगे एज लगा दोगे, इंजाइम बन जाएगा। एज लफ्ज इंजाइम को शो करता है। आगे अल्फा डेक्सट्रीनेज है, वो क्या करेगा, ओनली बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम दैट विल हाइड्रोलाइज अल्फा, ये बाय ये नया अगला एंजाइम है जो इंटेस्टाइन का है, जो कि 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ेगा, और फाइनल प्रोडक्ट सबका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज। आगे डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड है, इट अकर इंटायरली विद इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन विया डाइसेक्राइड एक्टिविटी। डाइसेक्राइड हमने अभी बात किया, माल्टोज, लैक्टोज, जो भी ये सारी चीजें हैं, सुक्रोज, ये सारे क्या हैं, ये डाइसेक्राइड्स हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स को, ऊपर वाले एंजाइम जो हमने तीन चार बात की, वो उनमें से एक दो जो एंजाइम है वो पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं, और अगले इनसे जो एंजाइम है वो इसको आगे मजीद कन्वर्ट करते हैं, सॉरी। तो अब डाइसेक्राइड है वो छोटे वो हैं जो दो होते हैं जिनके अंदर इस तरह का सीन होता है, ठीक है। 2 यूनिट 3 यूनिट का जो यूनिट बनता है। अच्छा, अब होगा क्या कि जब डाइसेक्राइड्स आ गए तो इसके अंदर सुक्रेज है, सुक्रोज के लिए कौन तोड़ेगा, सुक्रेज। लैक्टोज को कौन तोड़ेगा, लैक्टेज। और जो है माल्टेज है, इसको कौन तोड़ेगा, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। तो वही एंजाइम ऊपर भी ऐसा, यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं। तो माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज यूनिट के अंदर, यील्ड यील्ड का मतलब होता है देगा, तो ग्लूकोज यूनिट दे देगा। अगर सुक्रेज है तो वो सुक्रोज को तोड़ के एक ग्लूकोज का यूनिट एक फ्रुक्टोज का यूनिट दे देगा। एक ट्री हेलियज एंजाइम है, वो ट्री हेलोज को तोड़ के दो ग्लूकोज के यूनिट दे देगा। लैक्टेज है तो वो ऑटोमेटिकली लैक्टोज को तोड़ेगा, उसकी 1,4 लिंकेज को तोड़ के, और उसके ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के इक्वी मोलर यानी कि बराबर अमाउंट के में लैक्टोज और ग्लूकोज निकाल देगा। लैक्टोज के अंदर ना एक मजेदार चीज ये है कि लैक्टेज जो एंजाइम है ना, इसकी एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। वीनिंग, इट रिड्यूस डिक्रीजेज अ फ्यू ईयर आफ्टर वीनिंग। वीनिंग से मुराद ये है कि जब हम बच्चे को जो है वो दूध छुड़वाते हैं 6 माह बाद और उसको दूसरे फूड्स पे लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वीनिंग। तो इसके कुछ अरसा बाद क्या होता है कि जो है लैक्टेज की एक्टिविटी कम होती जाती है बच्चों में, इसकी वजह से लैक्टोज माल एब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से एक मेजर डिजीज प्रेजेंट आ जाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर ये होता है कि बच्चा जो है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और अगर उसको लैक्टोज इंटेक करवा दिया जाए तो उसकी स्किन पे पैचेस, डाइजेस्टिव इश्यूज और बहुत सारे इस तरह के मसले, इवन लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज भी बन जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी उसका मिल्क, क्योंकि लैक्टोज सिर्फ और सिर्फ मिल्क के अंदर प्रेजेंट है, तो जितनी भी डेयरी है उसको रिस्ट्रिक्ट करवा देनी है, या फिर कमर्शियली लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या जिसके अंदर से लैक्टोज रिमूव होता है वो आप खिला सकते हो, या लैक्टेज इंजाइम ऐड करके, मतलब जो मिल्क डेयरी है उसके अंदर लैक्टेज इंजाइम आप कमर्शियली ऐड करके तो वो भी दे दोगे, तो ऑटोमेटिकली वही इंजाइम आगे क्या करेगा, वो उसकी वो करवा देगा सारा पंगे शंगे जितने भी रहते हो, ठीक है। आगे एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। मीटिंग में 1 मिनट रह गया है, मेरा गला भी थक गया, अगली मीटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट, अच्छा फिर उसके बाद है तो सारा टॉपिक अगर मजेदार ही। जो शाम को रख लें, और बच्चे दूसरी दूसरी फाइल कौन करवाएगा।
चलो अगला जो है ना वो ग्लू एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट है। एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन